नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। तेज रफ्तार खबरों का पुराना दौर लौट आया है। शिंदे समर्थक क्यों खुशी से झूम उठे, दिखाएंगे पूरी खबर। आगे आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। सियासी संकट के बीच संजय राउत को ईडी का आखिर बुलावा आ गया है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में समर्थन और विरोध को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। जूनियर ठाकरे और जूनियर शिंदे ने संभाल लिया है मोर्चा। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब कभी भी उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की पूरी तैयारी है। शिंदे की तरफ से लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, या फिर राज्यपाल खुद सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के पास इस वक्त 116 विधायकों का समर्थन ही है। ऐसे में अगर शिंदे कैंप के विधायक वोटिंग से गायब भी रहते हैं, यानी गुवाहाटी से नहीं आते हैं मुंबई, तब भी बीजेपी के पास 128 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उद्धव की सरकार गिर सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, मतलब बिसात पूरी तरीके से बिछाई जा रही है बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से कि उद्धव सरकार की कुर्सी किसी तरीके से खींच ली जाए। जी बिल्कुल रुबारा, या ये कहा जाए कि बिसात बिछ चुकी है। बस अब किसी भी वक्त वो जो है घड़ी आने वाली है जब ये उद्धव सरकार गिर जाएगी, या ये कहा जाए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी है चली जाएगी। कुछ देर पहले हमारी बीजेपी के उच्च सूत्रों से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले कुछ दिनों के अंदर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, या तो शिंदे ग्रुप के द्वारा, और अगर नहीं जो है शिंदे गुट, तो कोई भी विधानसभा का कोई भी सदस्य वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। यहां तक कि बीजेपी के जो उच्च सूत्र हैं वो तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं भी लाता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो राज्यपाल भी बाकायदा जो अभी डिप्टी स्पीकर हैं उनको निर्देश दे सकते हैं कि कुछ घंटों के अंदर या कोई एक तय समय सीमा के अंदर वो बहुमत परीक्षण करवाया जाए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस सबके बीच में जो बीजेपी के उच्च सूत्र हैं, जो रोमाना भी आपने भी जिनका जिक्र किया आंकड़े का, अंकित आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हम कह रहे हैं लगातार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल सूत्र इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। अब चलिए आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं, शिंदे कैंप में, क्योंकि इस वक्त मंथन जारी है। सूरज ओझा हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। सूरज, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि अब सरकार किसी भी समय गिर सकती है, रिजाइन करना पड़ सकता है, और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब यहाँ शिंदे कैंप एक के बाद एक मीटिंग कर रहा है। देखिए, आपको बता दें कि सुबह 10 से 11 के बीच में एक मीटिंग हुई, इसके बाद 2-2:30 के बीच में एक मीटिंग हुई, और अब 6 बजे तीसरी मीटिंग है। मतलब मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है शिंदे कैंप, ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। दिखाना चाहूंगा कि देखिए, इसी होटल में शिंदे कैंप है। पिछले 6 से 7 दिन हो गए, वो आज भी सारे जो एक के बाद एक जो विधायक आ रहे हैं, अब इनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, और पुलिस का बंदोबस्त अंदर एकदम ज्यादा कर दिया गया है। जो संख्या बल है उसे बढ़ा दी गई है। तो जाहिर सी बात है, अब शिंदे कैंप रुकने वाला नहीं है। उनका कोई प्लान भी, मतलब जो भी प्लान है उसे एग्जीक्यूट करने का उनके लिए समय आ चुका है। जी तो सूरज जी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए शिंदे कैंप भी लगातार बैठकें, और बैठकों के बाद मंथन भी हो रहा है। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कुछ भी कभी भी संभव है। और देखिए, उद्धव 2021-22 जून को ही इस्तीफा देने वाले थे, ये सूत्र थे। लेकिन पवार के कहने पर इस्तीफा का फैसला जो है वो टाला जा चुका है। तो हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि उद्धव शायद 21-22 जून को ही अपना इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन अब ये इस्तीफा आगे टाला जाए है। और रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, ये सूत्र बता रहे हैं कि पवार के कहने पर ये जो इस्तीफा है वो टाला जा चुका है। उद्धव शायद से 21-22 जून को अपना इस्तीफा दे सकते थे। जी देखिए,
जी बिल्कुल, हमारे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, मुख्य तौर पर जब से जो शिवसेना के बागी विधायक है उन्होंने पहले सूरत का रुख किया और उसके बाद जब वे गुवाहाटी पहुंच गए और लगातार संख्या बढ़ने लगी तो 21 और 22 तारीख को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये मन बना लिया था कि वे अपने पद से इस्तीफा जो है वो मॉरली अपनी हार मानते हुए इस्तीफा दे दे। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के कुछ बड़े नेताओं ने उनको इस तरह की सलाह दी कि हमें डटे रहना चाहिए और जो कुछ विधायक है उनको फिर एक बार मनाने की कोशिश और उनकी बात जो है वो सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार खुद शरद पवार जो है और एनसीपी जो है वो 2019 में इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर चुकी है। लेकिन पवार के कहने पर कई जो अजीत पवार कैंप के विधायक थे वो एक एक कर वापस आ गए और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है बनने में कामयाब रही। और यही वजह थी कि जब इस तरह की सलाह उद्धव ठाकरे को दी गई तो उन्होंने अपना इस्तीफा देने से मन जो है वो वापस ले लिया और इस्तीफा जो है बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। अगली खबर दर्शकों को बता दें, दरअसल बगावत से झटका खा चुकी उद्धव सरकार को अदालत से भी बड़ा झटका लग गया है। शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बागियों को जवाब देने की आज की बाध्यता खत्म करते हुए 11 जुलाई तक की मोहलत दे दी है, यानी अयोग्यता की कार्रवाई फिलहाल रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से अयोग्य ठहराने वाले नोटिस और बागियों की अर्जी खारिज करने को लेकर भी जवाब मांगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर भी रोक नहीं लगाई है। कुल मिलाकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट से जहां शिंदे गुट को राहत मिल गई है तो वहीं उद्धव सरकार को झटके पर झटके लगे हैं। सरकार में जो मंत्री पद की जिम्मेदारी दी हुई है मंत्रियों को, जिनको निकाला गया है मंत्री पद से, वो लोग अपने काम पे रहेंगे और जो असम की टूरिज्म एंजॉय कर रहे हैं वो टूरिज्म एंजॉय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिनों में नोटिस का जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है और इस बीच उद्धव ठाकरे ने बागियों से मंत्रालय छीन लिए। और आइए पंचनामा में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी महाड्रामा चल रहा है, इस महाड्रामे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई। महाराष्ट्र संकट में राज ठाकरे सक्रिय तो पहले से थे, लेकिन इस राज से पर्दा अब उठा है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पहले दिन से ही उद्धव से बगावत करने वालों के साथ संपर्क में है। एमएनएस की तरफ से बाला नांदगांवकर को संपर्क का जिम्मा सौंपा गया। सूत्रों की माने तो बागियों को साफ संदेश भी दे दिया गया है कि एमएनएस के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले हैं। गेम में राज की एंट्री का जो सियासी समीकरण निकाला जा रहा है उसके मुताबिक शिंदे गुट के साथ ठाकरे का नाम जुड़ा रहेगा। बागियों को राज ठाकरे का चेहरा मिलेगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट होंगे। लाउड स्पीकर मुद्दे पर आंदोलन के जरिए राज ठाकरे अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में हैं। ऐसे में राज ठाकरे के लिए सियासी आपदा एक अवसर की तरह है। ठाकरे की तरह ही एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाश जो है वो आएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा, उससे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये पूरी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता, ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, ये बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार। और महाराष्ट्र की महाभारत में अभी ईडी आला है। ईडी ने संजय राउत को समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया है।
महाराष्ट्र में जारी बवाल के बीच आज संजय राउत को ईडी ने समन भेजा। संजय राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ईडी के समन पर संजय राउत भी पुष्पा स्टाइल में आ गए। संजय राउत कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। बीजेपी राउत के सभी आरोपों को पहले से खारिज कर रही है। मेरे बेटे को मुझे जेल में डालने के जितने प्रयास करने वो करे, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। हालांकि राउत कल अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ईडी से समय की मांग कर रहे हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि पात्रा चाल घोटाला आखिर क्या है। पात्रा चाल भूमि घोटाला करीब 1000 करोड़ का है। घोटाले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। 5 अप्रैल को ईडी ने इसी मामले में राउत की कई संपत्ति पर एक्शन लिया। पात्रा चाल भूमि घोटाले में संजय राउत की पत्नी पर भी आरोप लगे हैं। आरोप है कि बिजनेसमैन प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को भी 83 लाख रुपए का कर्ज दिया था। इन पैसों का इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। तो महाराष्ट्र का महासमर, शिवसेना की ये अंदरूनी लड़ाई और इस सब के बीच अब गड़े मुर्दे भी जमकर उखाड़े जा रहे हैं। शिवसेना की लड़ाई शतरंज की तरह जारी है। एक एक मोहरे के जवाब में कई मोहरे खड़े किए जा रहे हैं। शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष सामने उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे ने अपने हयात में कांग्रेस की कभी तारीफ नहीं की, कांग्रेस का अपोज किया है। अब उनके साथ बैठ रहे हैं। सामने के जरिए शिंदे सवाल उठा रहे हैं कि बाला साहेब को गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। इससे पहले दाऊद की भी एंट्री हो गई। शिंदे ने नवाब मलिक का नाम लिए बिना पूछा था कि शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे ले सकती है जिनका संबंध मुंबई बम धमाकों के आरोपियों से है। शिंदे गुट का आरोप है कि उद्धव ठाकरे बागियों से पूछ रहे हैं कि वो आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया के साथ कैसे बैठेंगे, जिसके जवाब में अब भुजबल से लेकर दाऊद तक की फाइलों से धूल झाड़ी जा रही है। तो महाराष्ट्र की महाभारत में अब पोस्टर की लड़ाई भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने सड़कों को पोस्टर से पाट दिया है। महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत की जंग अब सड़क पर पोस्टर से भी लड़ी जा रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगे तो इसका जवाब 79 किलोमीटर दूर ठाणे से भी आया। पूरा ठाणे एकनाथ शिंदे के पोस्टर से पटा है। देखिए, ये एक बड़ा सा होर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साहेब आम्ही तुमच्या सोबत, यानी कि एकनाथ शिंदे हम आपके साथ हैं। इस तरह के होर्डिंग जो है पूरे ठाणे और हाईवे पर बड़े बड़े लगाए गए हैं। बता दें कि ठाणे बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और शिंदे को ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुटता से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन में राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी नामांकन में शामिल हुए। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी भी आए। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विपक्षी नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का दावा करते हुए राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बता दिया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। मुर्मू की जीत करीब करीब मानी जा रही है। ऐसा हुआ तो मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। खबर अब पंजाब से, जहां कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब की मान सरकार नई मुसीबत में घिरती नजर आ रही है। पहले चुनाव में मिली हार और अब संगरूर की दीवारों पर ये इश्तेहार। मान सरकार के लिए मुश्किल कम नहीं हो रही है। संगरूर के सरकारी दफ्तरों की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे मिलने से हड़कंप मचा है। हाल ही के दिनों में फरीदकोट, फिरोजपुर और मोगा में भी दीवारों पर ऐसे ही नारे लिखे गए थे।
संगरूर लोकसभा उपचुनाव में कल ही जीत दर्ज करने वाले शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान का विवादित बयान भी सुर्खियों में है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। आईपीएस रहे सिमरनजीत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा था। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। असम में जारी कुदरत का कहर अब धीरे धीरे मैदानी इलाकों का भी रुख कर रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम और मैदान से लेकर पहाड़ तक बदले मौसम ने तबाही मचाई है। कहीं मूसलाधार बारिश ने शहर को समंदर बना दिया तो कहीं लाखों लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। बाढ़ से बदहाल असम में पिछले एक महीने में 100 लोगों की मौत हो गई। करीब 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के जवान देवदूत बनकर फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, मैं व्यवस्था करवा देता हूं। खाली पानी का बोतल मिला है। तो पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।